As we have discussed the last time in the first part that किस तरह से जो टीपू सुल्तान हुआ करते थे, जो टाइगर ऑफ मैसूर माने जाते थे, उन्होंने कैसे हार का सामना किया जब उन्होंने फाइट की थी कंपनी रूल के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश आर्मी के साथ में। नाउ आफ्टर कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर बिकम द गवर्नर जनरल। अब कॉर्नवालिस के बाद में सर जॉन शॉर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। देन due to the some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Marathas become stronger. उन्होंने ऐसी rigid यानी कि strict policies बनाई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फेम था वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा। एंड मराठास बिकम स्ट्रॉन्गर, मराठा जो कि महाराष्ट्र के अंदर थे और एंटायर इंडिया के अंदर स्प्रेड हो गए थे, जिनका जो ग्रिप थी इंडिया के ऊपर ट्रेड में वो स्ट्रांग होती जा रही थी। सो गवर्नर जनरल वेल्सली हु came after Sir John Shaw got the responsibility of making the company supreme in India. Then सर गवर्नर जनरल वेल्सली को गवर्नर बनाया गया था आफ्टर द जॉन शॉर। उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई थी कि कंपनी को सुप्रीम बना सके यानी कि बेहतर बना सके इंडिया के अंदर। फॉर दिस वेल्सली इंट्रोड्यूस दिस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। Now students, we have discussed this system in our previous class also. Let's repeat this, that what is subsidiary alliance system। ये वेल्सली ने बनाया था क्योंकि इसकी जो कंडीशंस हैं वो स्टेट्स को अडॉप्ट करनी पड़ी थी। अंडर दिस आर एज फॉलोज। नंबर वन जो दी हुई है, इट इज़ द आर्मी ट्रेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। जो आर्मी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेन की हुई थी और उसकी गवर्नमेंट ने वो स्टेट को प्रोवाइड कर दी जाती थी जिस स्टेट ने इस सिस्टम का एक्सेप्टेंस किया है। Next is, in return, the state accepting the system will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the British। और इसके रिटर्न में जिस स्टेट ने इस सिस्टम को यानी कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था उनको अपनी प्रोविंसेस देनी पड़ी थी और इक्विवेलेंट इनकम जो स्टेट की इनकम होती थी वो ब्रिटिश पीपल को देनी पड़ती थी। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर। कंपनी की परमिशन के बिना स्टेट किसी भी तरह का वॉर नहीं कर सकता था या किसी दूसरे स्टेट के साथ में किसी कंट्री के साथ में कोई एक ऐसी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस हो सकता था। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये ब्रिटिश पीपल ने इसीलिए बनाई हुई थी, डिज़ाइन की हुई थी, ताकि उनकी जो ग्रिप है इंडिया के अंदर बिजनेस करने की, इंडिया के ऊपर रूल करने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके। इंडिया से मटेरियल को ले जाके ब्रिटेन कंट्री के अंदर सेल करे और इंडिया को इस तरह से अंदर अंदर खोखला कर दे ताकि जितने भी यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो सब ब्रिटेन के अंदर चले जाएं। नंबर फोर्थ जो दिया है, देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। हर एक स्टेट असेंबली के अंदर एक न एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होता था। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। और दूसरा किसी भी तरह का फॉरेनर स्टेट असेंबली के अंदर एम्प्लॉय नहीं किया जाना चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करती थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की। और जो स्टेट्स ने इन सिस्टम को एक्सेप्ट किया हुआ था, दीज स्टेट्स पर निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले एंड द लास्ट वन इट इज़ द होलकर। गवर्नर जनरल वेल्सली ने जिस तरह से ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंडिया के अंदर एप्लीकेबल किया तो ये स्वीट पॉइजन माना जाने लगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बाद में वेल्सली ने इंडिया की बहुत सारी प्रोविंसेस यानी कि जो इंडिया की टेरिटरीज एरियाज हुआ करती थी उसे कैप्चर कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, वध किया था उसका, और अपना रोल एक्सपांड करके ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के अंदर इतना बड़ा बना दिया था कि गवर्नर जनरल वेल्सली ने टीपू सुल्तान को सब्सिडरी अलायंस सिस्टम मैसूर के अंदर जब एक्सेप्ट करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और
इसी की वजह से जो फोर्थ मराठा वॉर हुआ था, तब वेल्सली ने निज़ाम के ऊपर अटैक किया था। वहाँ पे जो किंग हुआ करते थे टीपू सुल्तान, उनके ऊपर अटैक हुआ 1799 में। और इसी फोर्थ मैसूर वॉर के अकॉर्डिंगली टीपू ने अपनी लाइफ लॉस्ट कर दी थी while fighting against the British. Up after Wellesley, Hastings came to India as Governor General. He waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. धीरे धीरे करके इंडिया से लेकर ये जो टेरिटरी कैप्चर करने की प्रोसेस थी वो नेपाल तक जा चुकी थी और गुरखास को अपनी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा था. Now later on, Hastings fought a battle with the Pindaras and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of the company was established. In comparison to the early governor generals, William Bentinck is known as the liberal governor general, and later on फिर विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बना दिया गया. और हिस्ट्री के अंदर जितने भी गवर्नर जनरल्स थे उनमें से विलियम बेंटिक को सबसे लिबरल यानी कि सबसे इजी माना जाता था. बेंटिक believed that the dissatisfaction in different states due to imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any kind of unity. बेंटिक को ये लगा कि जो पॉलिसी प्रीवियसली अप्लाई की गई है टेरिटरी कैप्चर करने की वो अभी सक्सेस नहीं दिला सकती, तो उसने ये जो अपनी पॉलिसी थी उसे लिबरल बना दिया. लेटर ऑन डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848. He was a fierce imperialist. Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India. Later on, जब डलहौजी इंडिया में आए 1848 में, तो नीचे जो भी पिक्चर में दी हुई है उन्होंने उन टेरिटरीज का कैप्चर करके अपने कंपनी रूल को एक्सपांड कर दिया गया. इन सभी गवर्नर जनरल्स की डिफरेंट पॉलिसीज़ को देख के ये कंक्लूजन निकलता है कि इसकी इकोनॉमिकली जो इफ़ेक्ट हुई थी इंडिया के ऊपर वो एक तरह से एडवांटेजेस भी थी, अच्छा भी था, दूसरी तरफ से बुरा था. अच्छा इसलिए था क्योंकि जो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर, बैंकिंग का और अलग अलग तरह की जितनी भी सर्विसेज इंडिया के अंदर डेवलप हुई वो ब्रिटिश पीपल ने की. दूसरी तरफ अगर हम देखने जाते हैं इनके लिमिटेशंस, तो ये हुआ कि इंडिया के जितने पीपल थे, जो पॉपुलेशन थी, उन सभी पीपल का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था यानी कि शोषण. क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटिश पीपल इंडिया में इस तरह से एक्सपांड होते जा रहे थे, अपने रूल को ऐसा ब्रॉड और एक्सपांड करते जा रहे थे कि जो लॉस हो रहा था इंडियन पीपल को, वो लास्ट में जाके फिर पता चला कि ये लिमिटेशन जो था वो इतना बड़ा बन चुका था, लोगों का बहुत हद तक एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था. Now later on, our next topic and the last is the social impact of the company rule. Company rule का क्या social impact हुआ? During the British administration, the spirit of the freedom of speech and thought developed among people due to the development of newspapers. जो people का right होता था, spirit of the freedom of speech, वो धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंगली बाहर आने लगा. In the Indian society, certain wrong social customs, rites and rituals were prevalent during this time like sati system, female infanticide, child marriage, etc. Rajaram Mohan Roy, Durgaram Mehta, Bairamji Malbari, etc. were the stalwarts whose role was instrumental in getting the laws passed with the help of the Britishers. As the administrative framework in India was anglicized, there was a demand for people with knowledge of English. English education began to be imparted in India due to the Lord Macaulay endeavours as recommended by Charles Wood. Universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. और जिस तरह से एक ये बेनिफिट हुआ था सोशली इंडिया को कि अप टू द 19th सेंचुरी जो इंडिया के अंदर कस्टम्स हुआ करते थे, सती सिस्टम, चाइल्ड री मैरिज एक्सेट्रा, वो ये ऐसे पीपल थे, बैरामजी मलबारी, राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, उन्होंने इनको जड़ से निकाल दिया यानी कि रूट से निकाल दिया और इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के अंदर इम्पार्ट किया जाने लगा वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. जैसे कि इन प्लेसेस के नेम है मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता.
जो कि बहुत ही फेमस बन गई इंग्लिश एजुकेशन के लिए। स्पेशली बहुत डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ओपन होने लगी। A whole class of people with knowledge of English developed because of the English education। इंग्लिश एजुकेशन की वजह से यहाँ पे एक अच्छे पीपल डेवलप होने लगे इंडिया में। जैसे इंग्लिश एजुकेशन दिया जाने लगता था यूनिवर्सिटीज़ में। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड गिव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। और धीरे धीरे करके ये इंडियन सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, यानी कि चेंजेस लेकर आए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, along with this chapter, the conclusion is the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. The company role in India produced certain goods and bad results in the political, economic, social and cultural fields। इंडिया के अंदर आके जो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश हुई थी उसने टोटली लॉस किया था इंडिया को, और इस तरह से इंडिया का जो इंटरेस्ट था वो बहुत हद तक खराब हो चुका था। So here our chapter number 1 in SS is finished. Along with this chapter, I am sending you the PDF in which the exercise question answers are given to students. You'll make a notebook, and in that notebook you will write the question answers and exercise. Thank you.